हाँ सर, यस पहली सर। ठंड में भी? पहली बार नहा के नहीं देखा सर, हूँ। मेरा नहीं। मेरा शाम को होता और है पहले सर। कल नहीं ठीक भाई, ठीक, मैं ओके शाम को ओके। नहाता हूँ जिम से। अब रिकॉर्ड हो रहा है ना? गपबाजी बंद कर। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना चाहिए कि अभी तक हम लोगों ने इस पार्टिकुलर यूनिट में हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। हमने यहां से स्टार्ट किया था द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के प्रॉपर्टीज पे एनालिसिस किए। लाइट के प्रॉपर्टीज के एनालिसिस में हमने उसके पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी पे डिस्कशन करते करते ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पे आए, जहां पर हम लोगों ने कहा कि लाइट में क्वांटम नेचर होता है। लाइट इज एक्चुअली द पैकेट ऑफ एनर्जी and that is actually the vibrating packet, and where we have this relation E is equal to h nu given by Max Carl Ernst Ludwig Planck। 14th of December 1900 में मैक्स प्लैंक ने ये रिलेशन दिया और उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो लाइट है जो है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और ये इसमें ड्वेल नेचर हम लोगों ने प्रूफ करने की कोशिश किया। लाइट को ऐसा पार्टिकल प्रूफ किया, लाइट को ऐसा वेव प्रूफ किया। इसके बाद फिर ये स्टडी जो है वो आगे 10-12 साल आगे बढ़ा। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद एक कंसेप्ट आया था, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, मैटर वेव। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली इन 1924। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये लाइट है, इसमें ड्वेल नेचर नहीं होता। अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसमें ड्वेल नेचर होता है। then if this is that particle which is moving with constant velocity and field, so ये जो associated wave है, this associated wave is known as matter wave। अब इस matter wave की प्रॉपर्टीज के डिस्कशन में ये पूरा यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश किया। सबसे पहले इसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया। this wavelength was given by Max Planck is equal to lambda is equal to h upon p, where p is momentum। so this relation is known as bridge relation, because the left hand side of this relation, this is wavelength, and the right hand side, this is the momentum, which is the characteristics of particle। so the right hand side showing particle nature, left hand side is indicating the wave nature। so ultimately this is known as the bridge equation। so इसके बेसिस पर हम इस matter wave का wavelength calculate किए। and p, this p is different from different types of particles। मैकेनिकल बॉडी ले रहे हैं, फॉर द मैकेनिकल बॉडी दिस p was taken is equal to mp। और अगर बाय चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, then the charge particle that p is equal to root of 2mq multiplied by v। this is for the charge particle। और अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, then this gas molecule, this p is taken is equal to root of 3 by 2 mkt। so this is 3, so 3 mkt। so this is the momentum for that। this is gas molecules moving in the particular temperature, this is the charged particle moving in a particular potential, and this is for the mechanical body। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मैटर वेव का वेवलेंथ कैलकुलेट किया। स्टोरी यहीं से खत्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरू होती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया गया, इफ दिस हैज वेवलेंथ, अगर हम इसमें वेव की बात कर रहे हैं तो वेव के और बाकी प्रॉपर्टीज भी इसके साथ आनी चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप, स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ, दैट वाज टू फाइंड दिस वेलोसिटी ऑफ दिस मैटर वेव। मैटर वेव की वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने फिर कन्वेंशनल मेथड अडॉप्ट करने की कोशिश की, जहां पर हमारे पास आया था द कांसेप्ट ऑफ ग्रुप फेज वेलोसिटी। सो द फर्स्ट कैलकुलेशन वाज फेज वेलोसिटी, एंड दिस फेज वेलोसिटी दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा बाय k। ये हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, दैट फेज वेलोसिटी इज ओमेगा बाय k। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड k इज दैट वेव वेक्टर। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश किए तो यहाँ पर फेज वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ रहा था, दैट वाज इक्वल टू c स्क्वायर बाय v। ये रिलेशन तुम लोगों ने कैलकुलेट किया। इससे ये पता चलता है कि दिस vp इट इज गोइंग ग्रेटर देन c। ये c से ज्यादा हो रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एज फार एज द फिजिक्स इज कंसर्न, आइंस्टाइन फिजिक्स इज कंसर्न। नथिंग कैन मूव मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सो vp जो है वो c से ज्यादा हो रहा है, जो कि सही नहीं है। इवन ये जो है वो इस मैटर वेव का जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को भी गलत साबित करता है, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि दिस मैटर वेव इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दिस मैटर। इफ दिस इज v and this vp is greater than c and this is less than c, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी c से कम है, फेज वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी अगर c से ज्यादा है तो ये तो आगे निकल जाएगा।
जो कि पॉसिबल नहीं है। सो मैटर वेव का डेफिनेशन जो था वो भी गलत साबित हो रहा था। देन वी हैव द कांसेप्ट ऑफ वेव पैकेज, यहाँ पर हम लोगों ने वेव पैकेट का कांसेप्ट रखा और दिस इज एक्चुअली द पैकेट ऑफ वेव्स, उसके सारे पार्टिकल्स से करस्पॉन्डिंग वेव्स लिए और वेव पैकेट के कांसेप्ट हम लोगों ने, सो दिस इज दैट body and we have particles and we have taken numbers of waves having different wavelength different wavelength because of the different velocity, क्योंकि इसमें कम से कम vibrational motion तो हो ही सकता है। Then we have this velocity that was known as group velocity. So this group velocity, it is the velocity of this wave packet and this is actually calculated as equal to v। ये भी तुम लोगों ने calculate किया था by taking this Vp which is equal to d omega by dk। So d omega by dk करते हुए ओमेगा फर्दर तुम लोगों ने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास उसका फेस वेलोसिटी आ गया था एंड दैट फेस वेलोसिटी इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पैकेट और द वेलोसिटी ऑफ दैट मैटर। So the velocity of matter wave, it is represented by its phase velocity in spite of this group velocity। So conventional जो wave होता है, मैकेनिकल वेव हो गया, सिंपल जो वेव हो गया, उसकी वेलोसिटी हम लोग इस फेस वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब मैटर वेव की वेलोसिटी की बात आती है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप वेलोसिटी। दिस इज द डिफरेंस। देन नेक्स्ट स्टेप फिर आया कि हम इसका एक वेव फंक्शन और वेव इक्वेशन भी होना चाहिए। देन वी हैव डिफाइंड दिस वेव फंक्शन साई। दिस वेव फंक्शन साई इट इज इक्वल टू कांस्टेंट a, इसको हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स लिया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस i omega t minus kx। This was that relation and here this minus I, ये minus I जो है वो इसको complex quantity represent करने के लिए यूज किया गया था। बाद में फिर हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए इंडिविजुअली इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि किसी फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर सके। अगर फिजिक्स को रिप्रेजेंट करना है देन वी नीड इट्स स्क्वायर। सो दिस इज साई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साई स्टार। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसको क्वांटिटी लेते हैं, देन दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बना दिया। आगे इसमें हम लोग, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड जो है वो बता रहा है कि किसी पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और उस वेव पैकेट में हम लोग जब उस पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश किए थे तो हमारे पास एक और रिलेशन आया था, दैट वाज नोन एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Then we also studied Heisenberg's uncertainty principle. So this Heisenberg's uncertainty principle. So according to this principle, it is impossible to carry out the measurement of the momentum and the position of any particle simultaneously and accurately। अगर हम किसी एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक्यूरेट मेजर करना चाहें तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा, या यदि अगर हम एक साथ मेजर करना चाहते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी होगी या एरर्स होगा, और इस एरर्स को फिर रिप्रेजेंट किया गया, दैट वाज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा p and डेल्टा x, and the multiplication of this delta x multiplied by delta p, this is greater than or equal to x cross by 2। so इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। here this x cross, this is another time constant, this is equal to h upon 2 pi, and one can calculate the value of this h upon 2 pi, it's equal to 1.05 10 to the power -34। इसको फिर हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में हम लोगों ने एनर्जी और टाइम के टर्म में कन्वर्ट किए, एंगुलर पोजीशन एंगुलर मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट किए। सो वी हैव दिस डेल्टा t मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा e, इट इज ग्रेटर देन or equal to 2 डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा j, दिस इज इक्वल टू you have read this as a assignment and maximum students have completed this assignment। okay, so this is Heisenberg's uncertainty relation, Heisenberg's uncertainty principle। इसके हमने कुछ एप्लीकेशन देखे, एप्लीकेशन देखने के बाद फिर फाइनल स्टेज में आया था, दैट वाज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ वेव। और इस वेव इक्वेशन के लिए फिर हमारे पास जो स्टेटमेंट था, दैट इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो
So we have Schrodinger wave equation. इस वेव इक्वेशन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था. वन वाज टाइम डिपेंडेंट एंड सेकंड वाज टाइम इंडिपेंडेंट. ये दो हम लोगों ने डिराइव किया. So we have this Schrodinger equation as del square psi by del x square plus 2m by h cross square u minus ux psi is equal to 0. Here this psi, this is a function of position and time in one dimension. In three-dimensional case, you have to write the x, y, z here. And in time independent relation, this is del square psi by del x square plus del 2m by h cross square u minus u psi ux. This is psi 0. Here this psi is only the function of position. So this is the difference. In the first case, we are using that capital psi, which is the function of position and time. And second, this is just the function of position. So this is time independent Schrodinger equation, and this is time dependent Schrodinger equation. And we were just discussing about the application of this Schrodinger equation. So we have avoided this time dependent phenomena हमने नहीं लिया. सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट फेनोमेना हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिया था, दैट वाज पार्टिकल इन अ बॉक्स. एक बॉक्स के अंतर्गत हम उस पार्टिकल के पोजीशन को कैलकुलेट करने की कोशिश किए थे. So we have this particle in a box. So in the last two classes we discussed about the concept of particle in a box with this 0 to L. अब ये पार्टिकल जो है इस बॉक्स के अंतर्गत कहाँ पे रह सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी एनर्जी कितनी है. अगर एनर्जी ज्यादा हुआ तो वो बहुत सारे जगह पे, क्योंकि वो मूविंग फॉर्म में रहेगा. एनर्जी अगर कम हुआ तो किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर रहने की प्रोबेबिलिटी है. सो वी हैव दिस ग्राउंड स्टेट, वी हैव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वी हैव टेकन दिस थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, so n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, and we have calculated psi. It is equal to that root of 2 by L sin kx. Here this k, that wave vector. So this k, it is equal to 2 pi by lambda, and this is equal to n pi by L. This we have. हमने वेव फंक्शन सॉल्व करने की कोशिश किया. तो फर्स्ट n is equal to 1, we have the half wave, and n is equal to 2, we have just a single wave, and for n is equal to 3, we have this. So एनर्जी बढ़ने के साथ साथ हमें इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. So that the probability we have, this is that single center one probability. In this case, this is two probability, and in this case, this is the third one. तो जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ते जा रही है, उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो मोशन में है. So this is the physics behind this particle in a box. So मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने सबको क्लियर कर लिया था. Am I right? एक यूनिट को एक सांस में इस तरह से, हाँ, एक सांस में इस तरह से रिविजन करना. हाँ बेटा, मेरी मेमोरी काम कर रहा है, मतलब मैंने कहीं पे गलत तो नहीं लिखा ना? हाँ, सीधे एकदम सीक्वेंस में सब गया है. Yes. अब ये जब तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, जब 2 बार 3 बार तुम लोग डिराइव करोगे और फिजिक्स को अच्छे से समझने लगोगे, तो ये कैपेबिलिटी तुम में आ जाएगा कि तुम हर चीज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में तुम उसमें बोल सकते हो. कहीं पर तुमको बुक देखने की, कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? और लेकिन अगर कोई बाय द वे तुम लोगों ने इसको डिस्टर्ब कर करके कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा करके पढ़ोगे, फिर जब भी एग्जामिनेशन होगा उस समय फिर तुमको पत्ते पलटाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, है ना? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है और अपने कॉन्फिडेंस से आता है. तो थोड़ी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करिए, मैथमेटिक्स को फिजिक्स के साथ एसोसिएट करके समझने की कोशिश करिए. हाँ, यदि अगर कोई बाय द वे तुम फिजिक्स और मैथमेटिक्स को प्रॉपर ढंग से अगर एसोसिएट कर लिए, तो फिर यू विल एंजॉय फिजिक्स लर्निंग एज वेल एज टीचिंग एज वेल एज डिस्कसिंग. ओके, सो छोटे से एक टर्म और हमारे पास बच गया है. तो यहां तक एक चीज था कि यहां पर हम जो भी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. एग्जैक्ट वो पार्टिकल कहां पे होगा वी कैन नॉट लोकेट.
ये क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमने हर बार कहा है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी बेस्ड स्टडी, सो वी जस्ट कैन से देयर इज द प्रोबेबल पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। हम इस पार्टिकल के पोजीशन के बारे में कह रहे हैं, ये उसके प्रोबेबल पोजीशन है अगर एनर्जी जो है वो E1 के बराबर हुआ, दैट E1 इट इज इक्वल टू L स्क्वायर H स्क्वायर बाय 8m I think L स्क्वायर। so this is the relation। so here n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये टर्म जो है वो h स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू। जैसे वे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पर उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ गई, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हर जगह हम उसके प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, उसको एक टर्म क्वांटम फिजिक्स में दिया जाता है, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक टर्म यूज किया जाता है, दिस इज नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दिस इज द एवरेज। यहां पर इस केस में जैसे यहां पर प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी एनर्जी बढ़ गई, यहां पर पाया जाने की प्रोबेबिलिटी, तो और एनर्जी बढ़ गई, यहां पर पाया जाने की प्रोबेबिलिटी। इनका अगर हम एक एवरेजिंग करें, देन वी गेट वन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कि उसके एक्सपेक्टेशन हम उसको लोकेट करना चाह रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड कहां पे है। जैसे अगर कहते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स में भी अगर एक्स एक्सिस में हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहां से यहां तक, लेट्स से यहां से यहां तक जो पार्टिकल्स हैं, दिस पोजीशन इज एट x1 एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स n1 यहां से यहां तक इस रेंज पे है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स n2 इस रेंज पे है, वैसे n3 इस रेंज पे है। अगर हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते चले चलते हैं तो एवरेज जो पोजीशन होता है, लाइक एवरेज पोजीशन it is represented by x bar along x axis, just we are talking. This x bar is defined as equal to, here this position is average position is x1, here this average position is x2, here this average position is x3, and this x4 n4. So this is defined as x1 n1 plus x2 n2 plus x3 n3 and so on upon total number of atoms n1 plus n2 plus n3। ये एक सिंपल क्लासिकल व्यू है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है। एवरेजिंग करके हम इसकी वैल्यू को डिस्टेंस से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या डिस्क्रीट में हम ले रहे हैं तो वी जस्ट राइट दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi ni बाय समेशन ऑफ ni, ऐसा भी लिख देते हैं, वेयर दिस i इज इक्वल टू 1 to n। अगर हमने पूरा n पोजीशन तक लिया है तो दिस इज द टर्म। या अगर कोई ये प्रोसेस डिस्क्रीट ना होकर के, ये डिस्क्रीट है, ऐसे स्टेपिंग ले रहे हैं, ये डिस्क्रीट है। अगर ये प्रोसेस डिस्क्रीट ना होकर अगर कंटीन्यूअस हो तो वी जस्ट वी आल्सो राइट इन कंटीन्यूअस प्रोसेस, दिस इज रिटन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। मैं क्लास में शायद इंटीग्रेशन और ये जो डिस्क्रीट जो लिखने का तरीका है उसमें डिफरेंस क्या है ये भी मैंने बताया था। ये है डिस्क्रीट, जहां पर हम ऐसे स्टेपिंग में बांट के रखते हैं। अगर वेरिएशन कंटिन्यूएशन में है तो उस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, एंड दिस x बार कैन बी रिटन एज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस xi ni dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ n, जस्ट एक फंक्शन का टर्म लिखेंगे दैट इज dx। सो उसको इंटीग्रेशन के टर्म में अगर डिनोट कर दें तो ये कंटीन्यूअस प्रोसीजर हो जाता है। ये सिंपल एवरेजिंग है और स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज होता है। नाउ इन क्वांटम फिजिक्स we have ये नोट कर लिए, आगे बढ़े। नो सर रुको, चलिए रुक गया बिल्कुल। हाँ कुछ हाँ जी किस संदर्भ में? अच्छा हाँ चल आज बताता हूँ क्लास के बाद है ना, क्लास में ठीक है एकदम कंफर्म। सर इन सेंटीमीटर लिखा है।
Very centimeter. Last In point. continuous process. Oh sorry. Okay sir. इसीलिए मैं जो बोलता हूँ ना उसको ध्यान से सुना करो। मैंने तो कहा पे यूनिट का नाम ही लिया, उसमें तो यूनिट जैसा कोई चीज नहीं है, और क्वांटम है तो क्वांटम में सेंटीमीटर नहीं एंगस्ट्रॉम में होता है यूनिट, है ना, क्योंकि हम एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स की बात करते हैं। सर N1 N2 क्या है? N1 and N2, this N1 N2 is the numbers of particles in a particular region। यहाँ पर अगर एवरेज पोजीशन x1 है तो यहाँ पर टोटल N1 एटम्स हैं, यहाँ पर N2 पार्टिकल्स अगर हम N2 पार्टिकल जो है वो एवरेज पोजीशनिंग उसका x2 है, वहां पर वैसे ही N3 पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एवरेज पोजीशन x3 पर है। तो हम ओवरऑल अगर कोई हम एवरेज करते हैं तो क्या करते हैं, इस x1 के साथ N1 को मल्टीप्लाई, x2 के साथ N2 को मल्टीप्लाई, x3 के साथ N3 को मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन करते हुए सबको ऐड कर देते हैं। सो दिस इज x1 N1 x2 N2 पर पूरा लेंगे। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा सबको जोड़ना पड़ेगा, N1 + N2 + N3 एंड सो ऑन करके टोटल। इसको समेशन के फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, ये मैथमेटिक्स वाले लोगों ने तरीका निकाला है ना। सो दिस इज इन फॉर्म ऑफ समेशन। अगर हमारा जो कंटिन्यूएशन प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है, डिस्क्रीट नहीं है, तो उस केस में हम उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ xi ni dx अपॉन समेशन ऑफ s। या टोटल अगर कोई लिखना चाहते हो, टोटल अगर कोई n है तो नीचे जो टर्म है दैट इज आल्सो रिटन इज इक्वल टू xi ni सॉरी x या ni dx by just capital N, but the capital N is the total number of atoms। In quantum physics, this is represented as expectation value. This is average here, which is known as here as the expectation value, and this is represented by x bar। x के ऊपर में एक लाइन खींच देते हैं, this is x bar, and obviously we will use that wave function, क्योंकि हमने सारे प्रॉपर्टी जो है वो वेव फंक्शन के टर्म में लिया है। अगर हम किसी एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो हम उसका स्क्वायर लेते हैं, सो वी विल डिफाइन दैट प्रोबेबिलिटी आल्सो। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस प्रोसेस ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस x and this psi square, which is actually the probability, by dx upon integration of this psi square dx। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं r, one can also write this is actually equal to x psi star dx by integration of psi star dx। This can be also written as equal to, ये x जो है यहाँ पर एक टर्म अगर यूज करते हैं, if x is an operator, ये ऑपरेटर क्या होता है इसका अपन डिस्कस करेंगे। If this x is an operator, then this x bar can also written as equal to psi x psi star dx by integration of psi star dx। सर ये टाइम इंडिपेंडेंट साइन है, सही है ना? मोस्टली हाँ, हम यहाँ पर जितने भी जब पैरामीटर्स ले रहे हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दैट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, सो दिस कांसेप्ट इज मोस्टली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर। ओके, टाइम इंडिपेंडेंट साइन दोनों स्मॉल है कि कैपिटल है? ये सारे साइन मैंने स्मॉल, ये यहाँ पे कैपिटल कर दिया, सारे साइन मैंने स्मॉल लिया है। ऐसे सेम दिस कैन आल्सो बी यूज्ड इन कैपिटल फॉर्म, बट यहाँ पर मैंने सबको स्मॉल लेकर के चला है। ठीक, यस सर। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है?
इसको बोलते हैं रात भर रामायण पढ़े, राम सीता का है भाई बहनी। हाँ, ये मैंने साई कैपिटल और साई स्मॉल में मैंने डिफरेंस बताया था। सर अच्छा कैपिटल साइज द वो फंक्शन। नहीं ये सर, जल्दी उठने का असर है सर। हाँ लग रहा है मुझे। कैपिटल साई में मैंने दोनों ऊपर नीचे दोनों में मैं अगर ऐसा लाइन खींच देता हूँ तो दिस बिकम्स कैपिटल साई। यस सर। और अगर सर ये लाइन नहीं है, ब्लर दिख रहा है तो क्या करें? हाँ जब दिख रहा है तो उसको थोड़ा धो पोंछ करके देखो। हाँ सबको ब्लर दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है। अरे से यार तुम अपना ना वो नेट को ठीक करो यार, छत में बैठा करो। हल्का सा है पर दिख रहा है। सर छत पे हूँ। छत में होने के बाद भी तो अपना मोबाइल बेच के नया खरीद ले, समझे? तेरा मोबाइल ठीक काम नहीं कर रहा है मुझे लग रहा सर लगता है रमन सरकार वाला फोन है सर। है। अरे यार देखो, नो पॉलिटिकल जोक्स, वीवो है। क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। रमन को भेज दूंगा, मैं बता दिया हूँ फिर इसको। सर वो भी रिटायर हो गया सर, अब कुछ नहीं होगा। नहीं बस जस्ट सर ओके। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे कहा था कि हम यहाँ पर ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे। सो दिस ऑपरेटर छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। दिस ऑपरेटर एक्चुअली ऑपरेट्स इन अ वेव फंक्शन। कुछ नए नए टर्म तुमको सुनने को मिल रहा है। एंड दिस इज दैट ऑपरेटर व्हेन इट इज operated on a wave function psi, then this gives a constant value, that is a constant c. I should write that is a n multiplied by this psi itself. ऑपरेटर जो है जब हम किसी वेव फंक्शन के साथ उसको ऑपरेट करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू देता है, और उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ साथ सेम वेव फंक्शन साई जो है वो यहाँ पर शो करता है। सो दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज ऑपरेटर। और यहाँ पर हियर दिस x इज पोजीशन ऑपरेटर, इसको पोजीशन ऑपरेटर कहते हैं। एंड दिस an is known as आइगन वैल्यू, इसको आइगन वैल्यू कहते हैं। ये नाम थोड़ा सा सुन लिया रहा है ना। दिस इज आइगन वैल्यू फर्स्ट, सेकंड एंड दिस थर्ड। इन दिस केस अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, हमने इसको ऑपरेट कराया और सेम अगर कोई वेव फंक्शन यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है, जब हम लोग डिफरेंशिएट कराते हैं तुम लोगों ने ध्यान दोगे एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को जब डिफरेंशिएट कराते हैं तो डिफरेंशिएट कराने के बाद फिर से हमारे पास वही वेव फंक्शन साई आ जाता है। तो दैट केस दैट इज द ऑपरेटर। सो अगर ये साई वापस यहाँ पे अगर कोई आ जा रहा है तो दिस साई इज नोन एज आइगन फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन का जो नाम है वो चेंज हो जाता है। एक बार फिर से ध्यान में रखना, हमने एक ऑपरेटर लिया, इसको किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा है। वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराने के बाद अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है और उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ साथ हमारे पास एक सिर्फ एक वेव सेम वेव फंक्शन अगर आ जा रहा है तो उस केस में इसको हमने ऑपरेटर कहा। ये an जो कि कांस्टेंट के टर्म में आ रहा है उसको कहा जाता है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू होता है, मैट्रिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो ये आता है। और अगर कोई ये साई है, अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो दिस वेव फंक्शन साई इज नोन एज आइगन फंक्शन, इसको आइगन फंक्शन कहते हैं। हमने एनर्जी और मोमेंटम के लिए कैलकुलेशन किया है, तुम लोग को अगर याद हो तो दैट when we take that energy, मैंने करवाया है कोई हालत में वहां पे ऑपरेटर टर्म यूज नहीं किया था। this wave function psi is equal to a, this is the capital ना, exponential of minus I by h cross et minus px। ये मैंने एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में ये रिलेशन मैंने निकाला था। इसके बाद मैंने कहा था इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो दिस इन टर्म्स ऑफ t, इसको जब t के टर्म में मैंने डिफरेंशिएट कराया था तो मेरे पास जो वैल्यू आया था वो था ये दिस कांस्टेंट a and with minus I by h cross e and this is multiplied by exponential of I by h cross et minus px। और ये जो टर्म है इसको वापस हमने वेव फंक्शन लिख दिया था। so this is actually equal to minus I by h cross e वेव फंक्शन साई। तो यहाँ पर मैंने वेव फंक्शन साई से शुरू किया और आउटपुट जो है वो वेव फंक्शन साई के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है।
तो यही चीज मैंने कहा था कि अगर हम साई से शुरू करें वही वेव फंक्शन अगर तो वापस आ जाए, तो यहाँ पर वो वेव फंक्शन साई आ गया विद दिस मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर मैं एनर्जी के लिए सॉल्व करता हूँ, देन दिस फॉर एनर्जी वी हैव सॉल्व दैट इज इक्वल टू I x क्रॉस डेल E साई, डेल साई बाय डेल P, और इसको मैंने कहा था कि साई को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो दिस P is equal to I x क्रॉस डेल बाय डेल, तो दिस इज दैट एनर्जी ऑपरेटर, इसको एनर्जी ऑपरेटर। अगर मैं इसको अगर को मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहूं इस एनर्जी का, तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होगा, दैट T, ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू। फार्मूला में अगर को मैं रखूंगा तो क्या रखूंगा, दैट इंटीग्रेशन के बाद आएगा साइन, एंड बीच में आएगा दैट इज दिस ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर विद दिस साइन स्टार dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार dx, ये एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। सर वो ई के ऊपर है ना, ई के ऊपर में उसका टोपी लगाया मैंने, कैप लगाया है, यहाँ पर ई के ऊपर में कैप लगा दिया है और यहाँ पर ई के ऊपर में बार लगा दिया है। अगर ऐसे बार लगा दिया मतलब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ऐसा कैप लगा दिया है मतलब वो ऑपरेटर है। सो हियर दिस इज ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। वैसे मोमेंटम का किया जा सकता है, मोमेंटम का भी मैंने कराया था, just to differentiate this with respect to position dx dx के respect में, then this del psi by del x it is equal to a exponential of I by h cross pt minus px multiplied by minus minus plus हो गया था plus I by h cross p, इसको फिर से वेव फंक्शन साइन लिख करके I by h cross p psi, so this p, that is operator p, just I should write first this p is p psi is equal to minus I h cross del psi by del x, this was the relation, so this p, operator p is equal to minus I h del by del x। अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूं, so expectation value that p bar it is equal to, या इसको p bar के साथ साथ किसी किसी रूप में इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो ब्रैकेट के बीच में भी रखा जा सकता है या p bar लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ऐसे। so this is equal to integration of psi p bar psi star del x by integration of psi star x। ऐसे मैं यहाँ पर इसको पोजीशन के बीच में लिखा है, इसको टाइम के बीच में लिखा है, कैपिटल साई लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए कैपिटल साई
हो गया। ऐसे इसमें सब जगह लिमिट भी तुम लोग मेंशन कर, मैंने कहीं पे लिमिट नहीं लिखा ना। अगर कोई स्टैंडर्ड अगर कोई लेना चाहे तो दिस इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में इसको लेंगे तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन हम लोग लेते हैं, है ना। तो अगर एवरेज अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में है तो दिस इज दैट डिनोमिनेटर विल बी 1 बिकॉज़ ऑफ दैट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। एंड सिर्फ हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी दैट psi t cap एंड दिस psi star dx। सिर्फ इतना लिखा जाएगा, इतना ही लिखा जाता है, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इतना लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। वैसे ही x का अगर कोई हमने यहाँ पे लिखा है तो उस x की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x cap star dx by, just to take this, because denominator will be 1 when this limit is taken from minus infinite to plus infinite. हेलो। हो गया। अब इससे रिलेटेड छोटे मोटे तुम प्रॉब्लम करने की कोशिश करना। फिर वही बात है कि तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि हर बार तुमको इंटीग्रेट करना होगा। लिमिट रखने आना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में यहाँ पर तुमको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दे दिया गया है, लेकिन ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू वेरी करेगा भाई। लिमिट जैसे हम लोग लास्ट जो न्यूमेरिकल किए थे, उस न्यूमेरिकल में ये लिमिट्स 0.45 दैट वाज फ्रॉम 0.45 टू 0.55 L। हां, तो उसके पोजीशन में that wave function psi, this is actually equal to there was that function is this 2 by L sin L pi by L x। ये हमारे पास ये wave function psi था, लिमिट्स हम लोगों ने लेके रखा हुआ था, that was 0.45 L to 0.55 L। ये पोजीशन के बीच में हम उसके पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम ये दोनों फंक्शन को लेकर के यहाँ पर लिमिट हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू लेना है, उसका एवरेजिंग लेना, और ये भी स्क्वायर के टर्म में आएगा, है ना। तो ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर के टर्म में आने के बाद फिर हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स 11:20, अदरवाइज मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराने के मूड में था। नेक्स्ट क्लास किसकी है? मैथ तो एफसी है सर। एफसी ले लो सर, ले लो। अरे यार बहुत सारे काम मत लो। सर नहीं मत लो सर, हिम्मत नहीं। नहाए भी नहीं, नहाने जाएंगे। कब स्टार्ट होगा? सर ये यूनिट